हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रश्मि, ये क्या कपड़ा अपना गंदा है, चोट लगा हुआ है तुमको, क्या हुआ? कुछ नहीं पापा, वो बहुत अंधेरा था तो साइकिल गड्ढे में चला गया और हम गिर गए। हम बोलते बोलते थक गए। क्या जरूरत है इतना दूर काम करने जाने की? पापा हम बहुत थक गए और भूख भी बहुत लगा है, पहले खा लेते हैं। पूजा कहाँ है? अब कमरे में है। अब देखो बुखार नहीं उतरा है और सुबह से कुछ खाई भी नहीं है। ये क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं है, साइकिल से गिर गए। तुम्हें दवाई नहीं ली होगी ना? हम दोनों का खाना यही लेके आते हैं। डर एक ऐसी भावना है जो अगर किसी इंसान के अंदर घर कर जाए तो वो धीरे धीरे उस इंसान को कमजोर करने लगता है। और शायद यही कारण है कि हमारे देश की काफी महिलाएं, चाहे वो शहर से हो या गांव से, सिर्फ एक ही रास्ता चुनने को मजबूर होती हैं, चुप्पी। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। भारत में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की संख्या लाखों में है और हर साल यह आंकड़ा तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। NFHS के 2018 के सर्वे के मुताबिक 99.1% केसेस रजिस्टर ही नहीं होते, यानी कि जो आंकड़ा हमारे सामने है वो 0.9% का है। बाकी के केसेस कहीं चुप्पी में खो जाते हैं। लेकिन ये चुप्पी क्यों? अगर चुप रहकर ही हालात ठीक हो सकते तो फिर हमारे देश में महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय कम क्यों नहीं हो जाते? आरिफ से कितनी बार कहा है चार्जर कमरे में न ले जाए। आजकल बच्चों को पता नहीं क्या हो गया, मोबाइल की ऐसी लत लगी है कि घर में अगर चोरी हो जाए तो इन्हें पता तक ना चले। ये क्या है आरिफ? क्या ये? अबू, आप जैसा सोच रहे वैसा कुछ नहीं है। क्या किया तूने? कौन है ये लड़की? कॉलेज जाने का मन नहीं है मतलब? अरे हम कहते कि हमारा खेती बाड़ी में मन नहीं लगता है और रश्मि का उसके काम में नहीं मन लगता है, तो ये घर कैसे चलेगा? तुम्हारे पढ़ाई लिखाई में कुछ कमी न रहे इसलिए ब्याह नहीं करना चाहती और तुम तो हमने कब कहा कि काम कीजिए और हमको पढ़ाइए? नहीं जाना कॉलेज मतलब नहीं जाना। ये पूजा ही कैसे बात कर रही हो तुम पापा से? छोड़ो इसको। हमारा पढ़ा किसको है? जवानी से बुढ़ापा तक आ गए, सोचे कि पढ़ा लिखा के कुछ बना दे और 4 अक्षर पढ़ गई तो हम ही को बेवकूफ समझ रही हो तुम लोग। क्या हो गया पूजा? पूजा, पापा को बस तुम्हारी चिंता है। तुम्हारी शादी की भी चिंता है उनको और हमें भी यही सही लगता है कि तुमको शादी कर लेनी चाहिए। कर लो शंभू से शादी और जाओ यहाँ से। पॉर्न वीडियोस और ब्लू फिल्मों ने जनरेशन को खराब कर रखा है। ये ब्लू फिल्म जैसा शूट नहीं हुआ है सर। ऐसा ही होता है आजकल, नकली को असली जैसा दिखाते हैं। लेकिन नकली है या असली है ये कुछ पता नहीं चल रहा है।
हसन, तुम्हारे बेटे के पास ये वीडियो कहाँ से आया? सब मेरे नालायक बेटे के दोस्त रजत ने उसे फॉरवर्ड किया था। कौन है वीडियो में? तुम्हारे किसी दोस्त ने किया है ना, या तुम खुद हो? नहीं अंकल, मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी भी लड़की के साथ कुछ गलत नहीं किया। ये वीडियो तो मैंने खरीदा था और मुझे तो पता भी नहीं इसमें कौन है। ये वीडियो तुम्हारे पास आया कहाँ से? बाबू डीवीडी। मस्त वीडियो डाला, एकदम पलंग तोड़ कांड है। जाओ कोना पकड़ो और मजे लो। बाबू भाई, उसको कौन सा वीडियो दिए? बेटा वो तुम्हारा मतलब की चीज नहीं है, ये तुम्हारी नई नई जवानी आ रही है ना? वो वीडियो तुम जैसे बच्चों को देखने के लायक नहीं है, थोड़ा सा बड़े हो जा रहा है। अब तो हमको वही वीडियो चाहिए, ये लो पेन ड्राइव और डालो इसमें। ठीक है, तुम कह रहे हो ठीक है, लाओ निकालो 50 रुपए। 50 रुपए? एक वीडियो का 50 रुपए? लूट रहे हो का भाई? अब तुम लोग जो सस्ता नशा करते हो, तुम लोग का यही प्रॉब्लम है। ये पकड़ो और जाके इंटरनेट में ना सस्ता वाला माल देखो। लो तब तो जाओ। मेरे शौक पे ना जाओ, रात भर में तुम्हारे जैसे 10 चोमू पैदा कर देंगे। बाप को सीधा बेटा। हाँ, आ गई मर्दानगी। सर 50-50 रुपए में बेचा गया उस लड़की का रेप वीडियो, पूरे इलाके में वायरल हो गया। सर ये एक बिजनेस बन गया है और ज्यादातर केसेस में लड़कियों की मंजूरी से ये सब कुछ होता है, इसलिए उनको आमदनी भी होती है। और अगर इंटरनेट पर ही लोग ब्लू फिल्में देखने लगे तो फिर खरीदेगा कौन? आई थिंक ये फेक है सर। लेकिन मुझे ये वीडियो फेक नहीं लग रहा। जिस तरह से लड़की तड़प रही है, तकलीफ में है, क्राइम तो हुआ है। देवेश, हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। सर मुझे अब भी लग रहा है कि एक्टिंग और शूटिंग है। अगर हम ये मान भी लेते कि रेप हुआ है तो इस केस को क्रैक करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। ना ही हमारे पास कोई शिकायत दर्ज हुई है और ना ही वीडियो में कोई पीड़िता या मुजरिम का चेहरा दिखाई दे रहा है। रेप कहाँ हुआ है, कब हुआ है भी या नहीं, इसका भी अंदाजा नहीं है हमें। टोटल ब्लाइंड केस है सर। इस वीडियो से इतना तो समझ में आ रहा है कि लड़की शायद माइनर है। अगर ये वीडियो लड़की की मर्जी से ही बना है तो भी ये इलीगल है, क्रिमिनल केस तो बनता है सर। और अगर ये वीडियो फेक नहीं है तो हो सकता है रेप के बाद लड़की को मार दिया गया हो, जैसा अक्सर ऐसे केसेस में होता है। तो सिर्फ रेप नहीं, रेप और मर्डर का केस बनता है। देखिए ससुर जी, 26 का मुहूर्त निकला है। इतनी जल्दी? अरे इसमें जल्दी का है, 3 साल तो हो गया है और अब हमारा ब्याह होगा तभी तो जाकर फिर पूजा के लड़का ढूंढेंगे। और वैसे आपको बता रहे हैं इसके ब्याह में ना परेशानी तो होगी। क्या है, रंग सांवला है इसका, इतनी जल्दी कोई लड़का मिलने वाला नहीं है, बता रहे हैं आपसे हम। अब आप सब तय कर लिए तो अच्छा ही है सब, हम तैयार हैं। कुछ हाथ लगा? नहीं सर, इस वीडियो से कुछ खास मिल नहीं रहा है सर। बस ये एक खेत जैसा इलाका नजर आ रहा था। सिर्फ इससे एक लीड से हम रेपिस्ट या विक्टिम तक कैसे पहुंचेंगे? एक काम करते हैं देवेश, पहले इस बाबू डीवीडी को तोड़ते हैं जिसने ये वीडियो सर्कुलेट किया। मस्त और बाबू, कोई नया माल आया क्या? कौन सा माल? ₹50 निकाल दो। 50? चल साथ में देखते हैं, चल। अरे सर बाबू डीवीडी तो भाग निकला और हमारे हाथ बहुत सारे पॉन डीवीडीज मिले। एक पेन ड्राइव और एक हार्ड ड्राइव भी मिला है। पेन ड्राइव तो फॉर्मेटेड है और हार्ड ड्राइव की स्कैनिंग चल रही है। पेन ड्राइव टेक्निकल टीम को भेज के डेटा रिकवर करवाओ और जिपनेट पर पिछले 1 महीने की सभी कंप्लेंट्स को रीलुक करो। 16 से 25 साल के बीच की कितनी लड़कियों की रेप की कंप्लेंट, कितनों की मिसिंग कंप्लेंट और कितनों की रेप के बाद मर्डर की कंप्लेंट रजिस्टर हुई है। हो सकता है इस केस की भी कंप्लेंट की गई हो।
सर मुझे तो लग रहा है कि हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं। आखिर हमें ये पता ही नहीं कि क्राइम अलीगढ़ के आसपास हुआ है, हमारे राज्य में हुआ है, कहीं और। सर मैंने इस वीडियो को जब गौर से देखा है, मेरी समझ ये आया है सर कि जहाँ पे इस लड़की का रेप हुआ है शायद वो खेत धान का है। इस बाबू डीवीडी को जल्द से जल्द पकड़ना होगा, वहीं से हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी। लेकिन सर हम बिना ऑफिशियल कंप्लेंट के कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे? एक काम करते हैं, सुओ मोटो लेकर इस केस में 0 FIR दर्ज करते हैं। सर वीडियो मेरे बेटे के मोबाइल से मिला था, मैं कंप्लेनेंट बनना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आज ही SP साहब से बात करता हूँ। प्यार से नहीं देंगे तो छीन लेंगे। ऐसे कैसे हमारी जमीन छीन लोगे? और हमारे पापा से तमीज से बात करो, तुम्हारे पापा सरपंच है, तुम नहीं। और अगर होते भी तो ये बदतमीजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेटा हम बात कर रहे हैं, हम बात कर, तुम आओ यहाँ, तुम आओ यहाँ। सरपंच जी देखिए, आपको तो मालूम है कुछ दिनों में रश्मि का ब्याह होने वाला है शंभू के साथ, और इसके ब्याह के बाद तो हमारे कमाई का जरिया सिर्फ खेती है। अगर वो हमको दे देंगे और इतना कम दाम पर, तो सोचिए हम हमारी छोटी बेटी पूजा के साथ कैसे गुजारा होगा, बताइए। गुजारा कैसे चलेगा? मतलब कैसे चलेगा? ये तुम्हारा दिक्कत है, तुम देखो। और कम दाम क्या है? इज्जत दे रहे तो हजम नहीं रहा तुमको? मिंटू बाबू आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? देखिए हम आपके बाप की उम्र के हैं, आप तमीज से बात कीजिए। तमीज सिखाएगा तुम हमको? सिखाएगा? तमीज की बात करेगा हमसे तुम? अपने हाथ में रहो। हाथ कैसे लगाया तुमको? छोड़, काट के फेंक देगा तुमको। सिखाते तुमको तुम्हारी औकात हम। चलो मोंटी अबे यही तो खड़े कहाँ जाए मोंटी? हम बताए कहाँ जाए? और ऐसी हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए। अपने तेवर में थोड़ी नरमी लाओ। इज्जत पाना चाहते हो तो इज्जत देना सीख। अंदर जा, अंदर जा। काका मोंटी की इस हरकत के लिए माफी मांगते हैं। हम वाकई में बहुत शर्मिंदा हैं। और रही बात जमीन की, तो सौदा बुरा नहीं है, घर जाकर सोचकर बताओ। सर मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रैकेट है जिसे आगे बढ़ने का मौका नहीं देना चाहिए। सर इसके जैसी और कई लड़कियां हैं जो उसका शिकार हुई हैं, कई वीडियोस हैं इंटरनेट पर। मगर मैक्सिमम वीडियोस में लड़की और अक्यूज का चेहरा तो दिखता है, जिसे ढूंढना आसान होता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, देखकर साफ पता चलता है कि लड़की को शायद पता ही नहीं कि उसका वीडियो बन रहा है। लेकिन सर जिस आदमी ने वीडियो शूट किया है उसने कंप्लेंट करने की बजाय इस वीडियो को वायरल किया। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, लोगों को लगता है इंटरनेट पे कुछ गलत काम करेंगे, कुछ होगा तो नहीं। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ 2018 में 780 ऐसे केसेस दर्ज हुए हैं जिनमें लड़कियों का रेप करने के बाद उनके अश्लील वीडियोस बनाकर पॉर्न साइट्स और इंटरनेट पे वायरल किए गए हैं। ठीक है माथुर, एक कोशिश करके देखो क्या निकलता है। हसन से कहो केस फाइल करें एंड क्रैक द केस। 780 केसेस, और ये सिर्फ सरकारी आंकड़ा है, और न जाने कितने केसेस होंगे जो शर्म और डर के नाम पर दर्ज ही नहीं हुए होंगे। इस केस की गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने खुद शिकायतकर्ता बनकर 0 FIR दर्ज की। 0 FIR के प्रावधान के तहत किसी भी जुर्म की शिकायत, खासकर महिलाओं के खिलाफ हुए जुर्म की शिकायत किसी भी पुलिस स्टेशन में की जा सकती है, ताकि जांच में किसी भी तरह की देरी ना हो। क्या पुलिस की इस पहल से ये बेहद ही पेचीदा केस सॉल्व होगा? कल शंभू के पिताजी से बात हुई थी, बहुत बड़ा मकान बना रहे हैं तुम्हारे और शंभू के लिए। बोल रहे थे कि बहुत धूमधाम से शादी करेंगे तुम दोनों का। पापा हमें शंभू से शादी नहीं करनी है। शंभू सिर्फ 10वीं पढ़ा है और हम BA किए हैं। हम दोनों में कोई मेल ही नहीं है, बातों में भी समझदार नहीं है वो। हमें किसी ऐसे लड़के से शादी करनी है जिससे हमारी सोच मिलती जुलती हो, जो हमें शादी के बाद भी काम करने दे और पूजा की पढ़ाई का भी ध्यान रखने दे। और ये गांव वाले जो ताना मारते हैं उनको क्या कहेंगे? 10 दिन बचा है शादी का। माना कि शंभू 10वीं तक पढ़ा है, लेकिन खेती बाड़ी कितना है उसका, और हम कुछ सोच समझ के तय किए है ना। देखो शादी का निमंत्रण जा चुका है, अगर कुछ हुआ ना तो तुम्हारे साथ साथ पूजा की भी मुश्किल बढ़ जाएगी। सब अपने हिसाब से कर लो। अबे तुम देखो तो सही, देखो इसको यहाँ पे रखो, इसके एकदम ऐसा सीधा रखना चाहिए। देखो ये ऐसा आ रहा है, ऐसा सीधा आएगा, सीधा आएगा। एक मिनट रुक जाओ जी। बोलिए। तुमने सुखी लाला से पैसे छीने, पीटा उनको? अरे पीटे वीटे नहीं पापा, कान खींचे हमारे सन करके। अब तुम्हारी इज्जत तो है नहीं इस गांव में, कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल रखो। अरे थोड़ा गुंडा ही करना पड़ता है, वरना सरपंच ही कर नहीं पाएंगे आप। जब अच्छा ही हो जाती है बुराई यार। देखो भाई जी बोलिए। बाबूजी तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी फिक्र करते हैं, इसलिए तुम्हें डांटते हैं।
और अगर तुम्हें बाबूजी की तरह सरपंच बनना है तो दिमाग से ठंडे रहा करो। तुम बात बात पे हाथ उठा लेते हो। आज ये सूखी लाला से भिड़े हो, उस दिन वो क्या नाम है उसका, रश्मि से उलझ गए थे। तुम रश्मि का नाम मत लो, उसको हम उसकी औकात दिखा चुके हैं। हाँ? क्या बोले? जवाब दो हमें। खत्म करो यार, इसको खत्म करो। क्या किए तुम रश्मि के साथ में? हमारी उम्र में विराट कोहली अंडर-19 वर्ल्ड कप लेकर आया था और तुम मोबाइल में लड़कियों के साथ हुए हादसों को मनोरंजन के लिए देखते हो। यह परवरिश तो नहीं की थी तुम्हारी। जिस तरह तुम लोग ये वीडियो वायरल कर रहे हो, एक दिन उस लड़की के पास ही पहुंचेगा और उसने ये वीडियो देखा और शर्मिंदगी से अगर उसने खुदकुशी कर ली तो तुम समझ रहे हो कि तुम किस तरह इसमें जिम्मेदार हो? मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, बचा लूंगा मैं, बाप हूं तुम्हारा। अभी भी वक्त है, अगर तुम कुछ भी जानते हो तो मुझे सच बता दो। मैसेज करते हैं थोड़ी देर में, पैसा गिन लीजिए तब तक। ठीक है, चलिए रखते हैं। पूजा रानी, बोलो पूजा रानी। भूषण, तुमने पता लगाया? हाँ, पता लगाया। अब तुम्हारा ख्याल सही था, तुम्हारी बहन रश्मि पे हमला हुआ था। वो मोंटिया ने किया था। हमको पापा को सब बता देना चाहिए इससे पहले कि दीदी के साथ कुछ बहुत गलत हो जाए। रश्मि, पूजा क्या बोल रही है? मोंटी तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं? नहीं पापा, कुछ गलत नहीं किए, बस धमकाया मोंटी हमें। तो हमको बताई काहे नहीं? पापा आप घबरा जाते और पूजा भी डर जाती, इसलिए। तो इसमें गलत क्या होता? पापा, क्या हमें टाइम रहते सरपंच काका से बात करनी चाहिए इस बारे में? ना, बिल्कुल ना। अगर गांव वालों को पता चल जाएगा ना तो बदनामी की वजह से मोंटी कहीं कुछ और ना कर दे। तुम चुपचाप अपना ब्याह करो और गृहस्थी बसाओ, और तुम्हारा भी पढ़ाई लिखाई बंद, एक अच्छा सा लड़का ढूंढते हैं और तुम्हारे लिए रिश्ता तय कर देते हैं। पापा, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, एकदम चुप रहेंगे। आप पूजा की पढ़ाई काहे रुकवा रहे हैं? अरे हमको कुछ नहीं सुनना है। गाँव वाला सब सही कहता है कि लड़की सबका शादी ब्याह सही टाइम पे कर देना चाहिए। और सुनो, आज से तुम लोग भी बाहर आना जाना कम करो। सर, एक और वीडियो मिला सर, रेप का ही। इस रेप वीडियो में विक्रम का चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। सर, लड़की का पहनावा शहरी है, शायद ये केस किसी शहर का है। अपने खबरियों से कहो इस लड़की का पता लगाएं। उन्हें कहो शुरुआत अपने जिले से करें, फिर धीरे धीरे दायरा बढ़ाएंगे। जी सर। सर, ये देखिए, उठा के लाओ इस दुकान वाले को। क्या किया तो बताइए। बोल भाई, जिस कमरे में रेप हुआ तेरी दुकान का कैलेंडर कैसे पहुंचा वहां? दुकान में आने वाले हर इंसान मेरा कैलेंडर लेके जाते थे। मुझे कैसे पता हो सकता है कि मेरा कैलेंडर कहाँ कहाँ पहुंचता है? इस लड़की को भी देखा है साहब? ये लड़की तो सब ये कौन है? ये लड़की जानता है इसे? साहब, ये लड़की चांदनी है, ये खुर्जा में रहती है, वहाँ पे कोठा है, वहाँ पे बैठती है। चौधरी जी जरा धीरे, पिछली बार के पीठ के जख्म अभी ताजा हैं। वो मर्द कैसा जो दर्द में थे। सर, इस चांदी का नंबर बंद आ रहा है। हसन, तुम खुर्जा के लिए निकलो।
मुझे इस चांदनी से बात करनी है। यस सर। चांदनी। हाँ बोलो ना साहब। मैं अलीगढ़ क्राइम ब्रांच से हूँ। तुम हो? हूँ तो मैं ही साहब, लेकिन जैसा आप समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। मतलब? एक्टिंग है साहब, फिल्मों वाला रेप सीन, पैसा मिलता है इन सब का। किसके कहने पर रिकॉर्ड किया है वीडियो? बाबू डीवीडी? कौन बाबू डीवीडी? ये वीडियो तो रंगीला ने बनवाया और बोल रहा था अंग्रेजी फिल्मों से भी ज्यादा चलता है ये सब। ये रंगीला कौन है? बेबी कितना फिल्मी डायलॉग बोलती हो तुम। मुझे भगवान के लिए छोड़ दो, ये सब हटा दो। समझ रही हो ना? एकदम रियल लगना चाहिए। कुछ मंगवाओ चाय पानी? नहीं। कर लोगी ना? शाबाश। इधर आ गुंडे। पहली बार एक्टिंग कर रहा है क्या? हैं? यहाँ हंस क्या रहा है? मजाक चल रहा है? तुम मर्द है, समझ रहा? अच्छे से करना है? अरे यार पुलिस की एंट्री नहीं थी, तुम लोग स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते हो क्या? बहुत स्क्रिप्ट बना ली बेटा रंगीला, अब हम तेरी स्क्रिप्ट बनाते हैं। मैंने क्या किया है मैंने? सब पता नहीं चांदनी ने आपको क्या बताया, मैं बहुत इज्जतदार डायरेक्टर हूँ। साहब मेरी फिल्म का बजट थोड़ा छोटा होता है लेकिन फिल्में बहुत बड़ी होती हैं। तेरी फिल्म तो हम बनाएंगे बेटा, बहुत शौक है ना तुझे रेप वीडियो बनाने का। नहीं साहब वो असली वाला नहीं है, वो नकली है, वो शूट किया है। आप चांदनी से पूछ लो, मैंने छुआ भी नहीं उसको। आप उसी से पूछ लीजिएगा। अब उसमें चीखना चिल्लाना सिर्फ डाल दिया था जिससे वो असली लगे, बाकी नकली है। ये वीडियो ये मेरा डायरेक्शन नहीं है साहब, मुझे तो पता भी नहीं है कहाँ शूट हुआ है। लेकिन हाँ साहब मैंने ये वीडियो देखा है, मुझे बाबू डीवीडी ने दिखाया था साहब। देखा रंगीला भाई, ये चल रहा है मार्केट में, कुछ और मसाला डालो, एक वीडियो बनाकर देखो 10 गुना ज्यादा कमाओगे। तेरा कहना है कि ये भी नकली रेप वीडियो है और ये लड़की भी धंधा करती है? लगता तो यही है साहब, बाबू दूसरों को रेप वीडियो बोल बोल के डबल तिबल दाम ले रहा है, लेकिन है ये नकली, शूट अच्छे से किया गया। माथुर, ये रेप वीडियो वाला केस क्लोज कर दो। बचा ही क्या इस केस में? 2 में से 1 वीडियो फेक निकला। जब रेप हुआ ही नहीं तो कैसा रेप केस? जिस तरह से लड़की को घसीटा जा रहा था, वो रो रही थी, बहुत क्रूअल था सर, वो फेक नहीं हो सकता। और सर उस वीडियो की वजह से ही तो ये केस ओपन हुआ है। सर ट्रस्ट मी, हम स्लो हैं लेकिन रास्ता सही है। माथुर 2 हफ्ते हैं तुम्हारे पास, कुछ ठोस लेकर के आओ वरना ये केस साइबर सेल को सौंप दिया जाएगा। चांदनी के बयान से यह साबित हो गया था कि दूसरा रेप वीडियो एक फेक वीडियो था जो कि एक बी ग्रेड फिल्मों के डायरेक्टर रंगीला ने बाबू डीवीडी के कहने पर बनाया था। क्या इस वीडियो की तरह पहला वीडियो भी फेक था? और इस दिशाहीन केस में रश्मि, पूजा और भूषण का क्या किरदार था? केस एक, सवाल कई और जवाब एक भी नहीं। क्या पुलिस बिना किसी लीड के इस वीडियो के किरदारों तक पहुंच पाएगी? वक्त बहुत कम है और प्रेशर ज्यादा। अभी तक कोई लीड नहीं मिला है सर, केस क्लोज करना पड़ सकता है। नहीं करना पड़ेगा सर, टेक्निकल टीम ने पेन ड्राइव का डेटा रिकवर करके भेजा है, उसमें पुराना वाला रेप वीडियो भी है। तो हमारे पास पहले जो वीडियो था वो 30 सेकंड का था और अब जो वीडियो हमारे पास है सर वो 3.5 मिनट का है। मगज सर, बिहार में भेजे को मगज कहते हैं, एक्यूज बिहार से लग रहा है। सर पीछे जो आवाज आ रही है उससे लगता है कि आरती हो रही है। राइट, खेत के आसपास शायद कोई मंदिर होगा। तो ये देखिए पीछे खेत में एक ट्रैक्टर है सर, जिसका कंपनी लोगो है एम गेट। ये कंपनी अलग अलग एरिया में अलग अलग लोगों के साथ ट्रैक्टर बेचती है। कलर और लोगों से मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स और किस एरिया के लिए मैन्युफैक्चर हुआ था उसका पता कर सकते हैं। हसन, तुम अपने खबरियों को इन्फॉर्म करो, उन्हें कहो एक खेत ढूंढना है जिसके आसपास मंदिर हो। देवेश सर, तुम ये ट्रैक्टर ढूंढो, कंपनी को रिक्वेस्ट भेजो, देखो क्या जवाब मिलता है। अगर ये ट्रैक्टर और खेत हमें मिल जाए तो हमें हमारी इन्वेस्टिगेशन का दायरा मिल जाएगा। एम गेट ट्रैक्टर कंपनी की लिस्ट आ गई है सर। इस सीरीज के ट्रैक्टर बिहार के सीवान और भागलपुर के लिए सर 2017 में मैन्युफैक्चर हुए थे सर। सीवान और भागलपुर के लिए इस सीरीज के 147 ट्रैक्टर बेचे गए सर।
चाहो तो और ऑफिसर्स को इन्वॉल्व करो, लेकिन मुझे उस ट्रैक्टर मालिक की डिटेल चाहिए कल तक। सर अभी तक तो लग रहा था कि केस बिहार से, पर शायद ये केस ही बिहार में हुआ, हमारी जुरिडिक्शन से बाहर। अगर ये केस बिहार का है तो हम कैसे कार्रवाई कर पाएंगे? जितनी जल्दी शादी करके यहाँ से निकल जाओगी उतना अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा? अभी तो मोंटी ने सिर्फ धमकी दी है, कल पता नहीं। दीदी जो हो रहा है ना वो सही है। अरे इस डर से कहीं पापा जमीन बेच दिए तो वो कैसे सही होगा? तुम शादी करके पापा की चिंता दूर करो। पापा खुश है तुम्हारे रिश्ते से, और क्या मिल जाएगा उस जमीन से? उस जमीन की वजह से क्या क्या नहीं हुआ। क्या मतलब? कुछ नहीं, लेकिन हो सकता है। पापा ठीक कहते हैं, लड़कियों को वक्त रहते शादी कर लेनी चाहिए, वही ठीक होता है उनके लिए। ओए छोटो, एक मुझे भी ठंडा देना। और रंगीला बाबू बताओ क्या आइटम हम शूट किया? दिखाओ। बाबू तो शूट किया नहीं है, करने वाला हूँ वो। तो बेकार में मुझे यहाँ तक दौड़ा दिया। आपको पता है ना अभी रेड पड़ी थी, जबरदस्ती मुझे यहाँ तक बुला लिया। चल रहा हूँ। अरे सुन ना नर, अरे मत मारो साहब, मत वीडियो बनाते हो। मुझे नहीं पता ये वीडियो असली है नहीं है। माँ कसम खा के बोल रहा हूँ साहब, मुझे ये वीडियो एक बंदे ने फॉरवर्ड किया था। किस बंदे ने? साहब हमारे धंधे में ना साहब नाम पता नहीं कुछ। हाँ साहब मुझे पता है कि वो बिहार के किसी गांव का है साहब, मेरे पास उसका नंबर भी है, लेकिन साहब नंबर चल नहीं रहा साहब, और वो बार बार नंबर बदलता भी रहता है। आखिरी बार कब बात हुई थी उससे? हमारी बात नहीं होती साहब, वो हमें वीडियो फॉरवर्ड कर देता है, मैं उसे पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ साहब। हाँ अभी कुछ दिन पहले ना मुझे एक वीडियो ट्रांसफर किया था सर, दिखाता हूँ मैं सर, ये वाला है। इस बंदे से मिला कहाँ था तू? साहब मैं इससे मिला नहीं साहब, मैंने मार्केट में खबर फैलाई थी कि मुझे नया माल चाहिए, तो इस बंदे का सामने से मेरे पास मैसेज आया था। मैसेज में साहब एक वीडियो भी था। जब वीडियो देखा तो मैंने साहब डील की थी। मार्केट में? कौन सी मार्केट? साहब हमारे धंधे का अपना एक मार्केट है साहब। वैसे भी साहब जब डिमांड बढ़ेगी तो डिलीवरी तो मुझे करनी पड़ेगी ना साहब। आप ही समझो कि ऐसे गरीब में कैसे पेट पलेगा साहब। साहब हम अकेले इस धंधे में नहीं साहब, पूरे देश में इसका रैकेट चल रहा है साहब। और आप किस किस को पकड़ोगे, किधर किधर पकड़ोगे साहब। कई कई जगह ना तो पूरा धंधा चल रहा है साहब, लड़कियों को बहला फुसला के लाया जाता है, और साहब कई बार ना ऐसे मौके से ऐसे वीडियो हाथ में लग जाते हैं। अगर ये असली है तो सिवान और भागलपुर, जहां एम गेट कंपनी का ट्रैक्टर बेचा गया और जहां ये दुकान है, अब ये हमारी इन्वेस्टिगेशन का दायरा तय करेगी। हसन, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में पता करो कितने गांव हैं और किस गांव में वो दुकान है। अगर वो लड़की जिंदा भी है तो भी अपने साथ हुए रेप के खिलाफ कंप्लेंट नहीं लिखवा पा रही। सोचो कितने सदमे और डर में जी रही होगी वो। सर साइबर सेल इस केस को ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाएगी, आखिर उसके दायरे में आता। देवेश वो कर पाएंगे, लेकिन साइबर क्राइम्स में हर साल 63% केसेस की बढ़ोतरी होती है। उसमें एक ऐसा वीडियो जिसमें कोई कंप्लेनेंट भी नहीं है, उसे वो प्रायोरिटी में रख के सॉल्व करेंगे। आई एम सॉरी, आई कांट लीव दिस केस नाउ। हसन, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के सभी पुलिस स्टेशन में बात करो। इस प्रीतिका डिजाइनर नाम की दुकान का पता लगाना है। पीताम्बरी गांव सिवान बिहार में? हाँ सर, वहाँ के कांस्टेबल ने बताया कि ऐसी दुकान है वहाँ पर। मैंने फोटो फॉरवर्ड किया था उसे, कांस्टेबल ने कंफर्म किया है कि ये झूला पीताम्बरी गांव की दुकान का है। पीताम्बरी गांव के एसएचओ से कांटेक्ट करो, उसे इस केस की डिटेल भेजो। मैं एसपी साहब से बिहार जाने की परमिशन लेता हूँ। चलो चलो साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, चलो चलो। भूषण कोई मोबाइल वोबाइल नहीं रखता था क्या? मोबाइल तो रखता था साहब, अक्सर वो मोबाइल ही लेके घुमा करता था।
नंबर है? नंबर कहीं लिखा होगा, हम खोज कर आपको दे देंगे साहिब। ये भूषण का किसी के साथ कोनो दुश्मनी था? कभी किसी से कोई झगड़ा वगैरह हुआ हो? हाँ, आ रहे हैं घंटे में। अरे बोला ना, आ रहे हैं घंटे में। आ गया शायद। चलो बात। क्या सिद्धार्थ जी, हद हो गई। आप यूपी से उठकर सीधा बिहार चले आए? वीडियो हमारे यहाँ मिला था ना रावत साहब। एक वीडियो यूपी में शूट हुआ था। शायद आप जिस ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं वो इस पास वाले खेत का है। आइए। लाश हमें 10 दिन पहले यहाँ मिली थी। विक्टिम का नाम भूषण था और यहाँ वो सामने हमें 10,000 रुपये पड़े मिले थे। वो वीडियो यहीं कहीं शूट हुआ है। ये आवाज कहां से आ रही? इधर पासे में एक माता जी का मंदिर है। शाम सवेरे आरती होती है तो वहां से आ रही आवाज। सर, वीडियो में जो ट्रैक्टर था वो यहीं पर है सर। ट्रैक्टर का मालिक शंभू भी है। जी साहब, ये खेत भी हमारा है और ये ट्रैक्टर भी। लेकिन यहाँ किसी लड़की के साथ कुछ गलत नहीं हुआ और हमारी जानकारी में तो नहीं हुआ। अगर साहब ऐसा होता तो हम खुद पुलिस को बताते। सिद्धार्थ जी, ये भूषण खेत मजदूरी करता था। ऐसे इसकी किसी के साथ कोनो दुश्मनी हो ऐसा भी कुछ सामने नहीं आया अभी तक। ज्यादा करके आवारागर्दी करता था और इसके मर्डर का किसी रेप केस के साथ कोनो कनेक्शन हो ऐसा भी कुछ पता नहीं चला। रावत साहब, एक वीडियो और है हमारे पास, जरा ये देख के बताइए, ये लड़की इसी गांव की है क्या? इसी गांव की है? इस रश्मि की किसी के साथ कोई दुश्मनी जिसकी पहुंच हो? गांव का सरपंच है ना जो, उसका बेटा है मोंटी चौधरी, उसका झगड़ा हुआ था रश्मि के साथ कुछ महीने पहले। अपने हाथ में रहो। मुझे रश्मि और मोंटी चौधरी के बारे में हर मुमकिन जानकारी चाहिए। पुलिस ने रश्मि के परिवार और मोंटी चौधरी पर नजर रखना शुरू किया। उनके बारे में हर मुमकिन जानकारी इकट्ठा की और पूरी तफ्तीश के बाद पुलिस ने रश्मि से बात करने का फैसला किया, जहां उन्हें कुछ ऐसा पता चला। देखो रश्मि, हमारा इरादा तुम्हें शर्मिंदा करने का बिल्कुल नहीं था। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारी शादी शंभू से तय हुई है और शंभू के बगल वाले खेत से भूषण की लाश मिली है। क्या उसी खेत में तुम्हारे साथ जबरदस्ती हुई थी? क्या कह रहे हैं आप? रश्मि, हमारे पास एक वीडियो और है। ये भी तुम ही हो ना? और ये लड़का मोंटी चौधरी? सर, ये मोंटी नहीं है। गलती हमारी नहीं, उस कमीने की है। अरे जिसकी गलती है सो है। जब लड़कियां घर से बाहर निकलेगी तो गलत होने का डर तो लगा रहेगा ना। तो क्या घरों में घुसकर किसी लड़की के साथ कभी कुछ गलत नहीं हुआ है आज तक? पापा, हमारी गलती सिर्फ इतनी है कि हम चुप रहे, और जब तक हम चुप रहेंगे ना हमारे साथ गलत होता ही रहेगा। लेकिन अब और नहीं। ये शर्म और डर की जिंदगी हमें अब नहीं जीनी है, हमें इज्जत से जीना है। डर की चुप्पी के बीच अब साहस का कोलाहल साफ सुनाई दे रहा था। बहरे समाज के कानों में अब सच्चाई का शोर गूंजने वाला था। सर, हमें शिकायत दर्ज करवानी। वो रेप वीडियो हमारा रेप हुआ था। हुसैन ने हमारे डर का गलत फायदा उठाया, हमें और डराया धमकाया। ये तो हमारे निजी मनोरंजन के लिए है, ये हम किसी को नहीं दिखाएंगे कसम से। लेकिन तुमको हमें फ्रेंड बनाना पड़ेगा। फ्रेंड समझती हो ना? बॉयफ्रेंड। वरना ये वीडियो फैला देंगे पूरे गांव में, तुम्हारा बाप शर्मिंदा होकर खुदकुशी कर लेगा, बहन की शादी टूट जाएगी। अब सोच लो, सब तुम्हारे हाथ है।
तो क्या तुमने भूषण को? नहीं सर, पूजा ने कुछ नहीं किया। वो कहा है ना थोड़ा पैसे की जरूरत, तो फोन घुमा दिया। तो तुमने ये सब किसी को बताया क्यों नहीं? तुम अपनी दीदी से बात कर सकती थी। शर्म थी, डर था, हम इतने सदमे में थे कि कुछ बोल ही नहीं पाए। फिर हमने देखा हम चुप है तो सब ठीक है। दीदी की शादी की तैयारी हो रही थी, पापा खुश थे, हम कुछ बोलते तो सब खत्म हो जाता। हिम्मत जुटा के कुछ कहते भी तो उससे पहले दीदी के ऊपर हमला हुआ, हम और डर गए। अब इतनी हिम्मत की है तो उस आदमी का नाम बताओ जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया है। प्रतीक चौधरी था वो। चल किधर? अबे चल, कहाँ लेके जा रहे हैं हमें? मोंटी, अरे बाबूजी। हम तो कुछ भी नहीं किया ना साहब। फिक्र मत कर, तुझे भी लेने आए। तेरे साथी विजय को भी उठाने के लिए भेजा। चल। पापा, अरे मारिए मत, सरपंच के बड़े बेटे हैं। हमने किया था रश्मि पे हमला। भूषण को क्यों मारा? उस शाम हमारा वीडियो बना लिया था और हमें बाबा ब्लैकमेल कर रहा था। इसके लिए हम उसको खेत में बुलाए थे, उसकी औकात दिखाने के लिए। अब तुझे तेरी औकात दिखाते हैं। ये सब क्या कर रहे हैं आप? हम सरपंच के बेटे हैं, अगर बात बाहर गई तो बहुत बदनामी होगी। और रेप हुई लड़की के साथ में कौन शादी करेगा? तू अपनी भलाई की सोच। पूजा बहादुर लड़की है, संभाल लेगी अपने आप को। लड़कियां बदल रही हैं, तुम जैसों की बोलती बंद होगी अब। और तुझसे शादी तो क्या, तेरे मुंह पर थूकेगी भी नहीं वो। पूजा के साथ ऐसा किया क्यों? पूजा, बात करनी है तुमसे। पसंद करते हैं हम तुम्हें, मैं पता तुम भी हमें पसंद करती हो, शादी करना चाहते हैं तुमसे। दोबारा ऐसी बात मत करना हमसे, हमें पढ़ाई पे ध्यान देना है, तो प्लीज दोबारा परेशान मत करना हमें। दिल तोड़ा था उसने हमारा, हमें ना बोला था, हम एकदम निराश हो गए। हम सुधारेंगे अपनी गलती, आप बस इस बात को यहीं दबा दो। इसे में भलाई है पूजा की। बदनामी का काम तूने किया है, रेपिस्ट है तू। और तेरी इस करतूत की वजह से जिल्लत तुझे और तेरे परिवार को उठानी पड़ेगी, पूजा को नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू तो हमें बोलना चाहिए तुम्हें। अगर पूजा हिम्मत करके कंप्लेंट नहीं लिखवाती तो हम प्रतीक के खिलाफ इतना स्ट्रॉन्ग केस नहीं बना सकते थे। हाँ, ये अफसोस रहेगा कि भूषण को सजा नहीं दिलवा पाए। सर वो वीडियो और कितने लोगों के पास? हमारी टीम हर उस आदमी को ट्रैक कर रही है जिसके पास वो वीडियो गया है। सुरेश जी, हर जगह से तो नहीं, पर जितना हो सकेगा डिलीट करवा देंगे। चलते हैं। सोचा नहीं था एक रेप वीडियो हमें इतने केसेस तक लेकर आएगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ हसन, क्योंकि तुमने अपने बेटे की गलतियों को नजरअंदाज करने के बजाय उसे सामने लाया। जुर्म को खत्म करने का यही एक तरीका है, बेटियों को रोकने की बजाय बेटों को टोकना हो। पर यह केस हमारे लिए यही खत्म नहीं हुआ, आगे भी शायद हमारे पास विक्टिम्स नहीं आएंगे, तो हमें मॉनिटर करते रहना होगा। साइबर सेल से टच में रहो, कोशिश करेंगे इस रैकेट को खत्म करने की। पर रैकेट को खत्म करना मुश्किल होगा। यह केस आसान था क्या? नामंजूरी ये एक ऐसा शब्द है जो अक्सर सुनने वालों को मंजूर नहीं होता। पूजा की नामंजूरी ने प्रतीक चौधरी के अंदर एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसने कई जिंदगियां तबाह कर दी। हमारा कर्तव्य है कि बचपन में बेटों की हर मांग पर हां कहने से पहले उन्हें ना का मतलब भी समझाना होगा। बेटियों को रोकने की जगह बेटों को टोकना होगा। रेप केसेस में अक्सर ऐसा होता है कि पीड़िता समाज में बदनामी के डर से चुप्पी साध लेती है, जैसा कि इस केस में हुआ। ऐसे अश्लील वीडियोस बनते हैं क्योंकि मार्केट में इसकी डिमांड है, और इस मार्केट को खत्म करने का जिम्मा भी हम सबको साथ मिलकर उठाना होगा। अगर आपको ऐसा कोई भी वीडियो या कोई खबर मिलती है जो कि सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से गलत है, तो आप इसकी सूचना www.cybercrime.gov.in पर दे सकते हैं। शिकायतकर्ता अपनी पहचान को गुप्त रख सकते हैं और उन्हें किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई का सामना नहीं करना होगा।
हेलो। जिस केस की न्यूज़ तुम अपने चैनल पे चला रही हो ना, उस केस का कातिल मैं ही हूँ। क्या तुम मुझसे बात करना चाहोगे? हाँ हाँ, 1 मिनट, आप बस लाइन पे रहिए। मैंने आवाज से 2 बार उसके सर पर वार किया। आवाज सुनकर औरत भी जाग गई और मैंने उसे भी मारा और उसके साथ बलात्कार किया। मैं 3 घंटे तक उस घर में था। मैंने कपड़े भी घेरे, खाना फैलाया और पूरा घर तहस नहस कर दिया। और ये बेवकूफ़ पुलिस वाले मुझे छोड़ सोरी गैंग को ढूंढते रहे। तुम लोगों को क्या लगता है ये ऐसी निकम्मी पुलिस तुम लोगों की रक्षा करेगी? लड़की को वो लड़की को देख कैसे भाग रही थी। इंसान को जब चोट लगती है तो या तो वो खुद को संभाल कर नैतिकता के रास्ते पर चलता है या फिर वो पतन का रास्ता चुनकर प्रतिघात करता है। बदले की भावना और उस पर अमल करना किसी भी अच्छे नागरिक को अपराधी की श्रेणी में ले आता है। और कितना भी तर्क वितर्क कर ले, अपराध कभी भी सही नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं हूँ दिव्यांका त्रिपाठी दहिया और मैं स्वागत करती हूँ आपका क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस एपिसोड में, जो किसी को लगे घात की कहानी है, जिसके प्रतिघात ने कई जिंदगियां ले ली। राजू, जी चल। और मुन्ना को बोलना रास्ते में रुके नहीं कहीं। भैया टेम्पो निकल रहा है क्या? मैंने ऑडिट नहीं किया अभी तक। वो कोई बात नहीं, तुझे मैं संभाल लूँ। ए बंद करना। ये क्या है? ये क्या है भैया? ये तो इलीगल है। आप खुद तो फंसोगे ही और हम आपके साथ काम कर रहे हैं, पुलिस हमें भी तोड़ेगी। ए, लेके जा टेम्पो। जो भी तूने देखा ना, उसके बारे में ज्यादा किचकिच मत कर। ये पकड़ और अपना मुंह बंद रख, आगे और भी मिलेगा। बेईमानी का काम मैं नहीं करूंगा भैया जी। आपका पैसा और आपका काम, आपको मुबारक। अरे वाह गीता बेटा, वेरी गुड। खेलो, मैं आती हूँ। आइए, दीजिए। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे क्या हुआ है, बताओगे? अरे वो माधव भैया कट्टे का गैर कानूनी काम करते हैं। मैंने अपने आंखों से देखा आज। फिर क्या, नौकरी छोड़ दी मैंने। अरे नौकरी छोड़ दोगे तो कैसे काम चलेगा? अरे सूरज का इलाज, हम पहले इतने कर्जे में हैं। अरे लेकिन ऐसी जगह काम करेंगे तो एक ना एक दिन मैं भी फंस जाऊंगा ना। मुझे सब कुछ पता है, तुम चिंता मत करो। और वैसे भी सिर्फ नौकरी के भरोसे सूरज का इलाज नहीं हो पाएगा, मुझे अलग से कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन कैसे? चाहे जो कुछ करना पड़े, लेकिन मैं इलाज के पैसे लाऊंगा जरूर। और तुम देखना, अपना सूरज फिर से फुटबॉल खेलेगा। ये सूरज, ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया, एक नई टी शर्ट। और पता है इस पे फुटबॉल भी लिखा है। कैसी है? जी। पहन के दिखा। जी। यस, दिखा मम्मी को। बहुत अच्छी है। कैसा लग रहा है? अरे वाह मेरा सूरज।
आओ ना, मैं चाय बना रही थी। नहीं बेला, थोड़ा जल्दी में हूँ। ये पैसे नीमा ने भिजवाया है। कल 5 टोकरियां बिकी थी ना, उसके हैं। वो सब ठीक है, लेकिन आओ अंदर, मैं चाय बना रही थी, अब साथ में चाय पीते हैं। अरे नहीं ठीक है। अरे आओ, क्या तुम भी। ये लो। और बताओ, सूरज कैसा है? ठीक है, डॉक्टर ने बोला है कि जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन पैसे बहुत लगेंगे, कम से कम 5 लाख। 5 लाख? हाँ। इतना सब कैसे करोगे आप? मैं अपने पापा से बात करूं? वो कुछ ना कुछ मदद जरूर कर देंगे। या फिर मेरे जो जेवर थे वो बेच के तुम्हारी मदद हो ही जाएगी। अरे इतना बोला वो बहुत है, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर रहा हूँ ना। अच्छा, नीमा के घर से दहेज में कुछ नहीं मिला था क्या? मतलब अगर जेवर वगैरह होंगे तो वो बेच दो ना, उतनी ही मदद हो जाएगी। बेला, मैं निकलता हूँ। वो क्या है ना, घर पे सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। अरे लेकिन चाय तो खत्म कर लो। सुनो दीपक, अरे दीपक, आते रहना। राशन का 2000, दवाइयों का 4.5, 6.5। अच्छा, चाय बना दूं आपके लिए? अरे नहीं, वो बेला के यहाँ से पी के आया मैं। अच्छा सुनो ना, वो 2000 रुपया था ना मेरे पास, उसमें से 1000 रुपये मैंने गायत्री काकी को दे दिए। उनके पास खाने के भी पैसे नहीं थे। कोई बात नहीं, किसी की मदद करना अच्छी बात होती। अच्छा क्या? मामा जल्दी आइए। सूरज क्या हुआ? सूरज। अरे इसकी तबीयत खराब हो गई, इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। गीता, तू बेला आंटी के पास चली जा, ठीक है? मैं उनको फोन कर दूंगी। और सीधा वहीं जाना, इधर उधर मत जाना बेटा। पापा नहीं आए साथ में? वो सूरज को लेके अस्पताल गए हैं। अच्छा, आओ अंदर। खाना खाया तुमने? थोड़ा सा। सुन नीमा, रात बहुत हो चुकी है, गीता को सुबह लाता हूँ। बेला को मैंने फ़ोन कर दिया है। डॉक्टर ने जो नई दवाई लिखी है, मैं क्या सोच रही थी, वो ले लें क्या? लेना तो पड़ेगा ही। कल मैं माजी के पास चला जाता हूँ, हो सकता है कुछ और मदद कर दे। अच्छा, आप एक बार माधव भैया से बात करके देखो ना। ये कमल, तेरा फेवरेट के घर पे बड़ा कांड हो गया है, पुलिस भी आया है। फैमिली फोटो, बच्चे भी हैं। एक बेटा और बेटी है, सूरज और गीता। पड़ोसी ने बताया कि सूरज की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए कल रात उसे हॉस्पिटल लेकर गए और गीता को नीमा की सहेली बेला के घर भेजा गया। तो सूरज इस वक्त कहाँ है? एज फॉर सूरज, ऐसा हो सकता है कि नीमा ने अपने बेटे के लिए चेन बनवाई हो, या उसका नाम का लॉकेट वो खुद पहन रही हो। मैडम जी, यहाँ कुछ है। गीता कहाँ है? हाँ? गीता कहाँ है? अंदर सो रही है। गीता? गीता? अभी यही तो सो रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अगर यहीं सो रही थी तो कहाँ जा सकती है? उसे लेने कोई आया था क्या? नहीं, सुबह दीपक आने वाले थे, लेकिन आप लोग यहाँ। देखिए, हमें दीपक, सूरज और नीमा की लाश मिली है उनके घर से। क्या आप बता सकती है कि ये चैन नीमा की है? इतनी बड़ी गोल्ड चेन? नहीं, ये नीमा की नहीं हो सकती, वो इतने अमीर है ही नहीं।
सूरज के इलाज के लिए उन्हें 5 लाख जुटाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। ये उनकी नहीं हो सकती। बेला जी, एक बात बताइए, अगर गीता यहाँ पर नहीं है तो कहाँ हो सकती है? कहाँ जा सकती है हमें? क्या उसके परिवार की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं, उनकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? नहीं। हाँ, लेकिन एक लंबा चौड़ा पठान कई दिनों से दीपक को ढूंढ जरूर रहा था। कुछ और? नहीं। अगर कुछ याद आए तो प्लीज फोन कर देना। जी। अरे यार नीमा, बहुत देर हो गई, कम से कम एक कप चाय तो पिला दे। बस ये हाथ का काम समेट लूं, फिर बनाती हूँ। अरे तुम लोग अपना काम चालू रखो, मैं चाय बना देता हूँ। हाँ। यार नीमा, तुझे एक बात बोलूं, तू बड़ी खुशनसीब है कि तुझे दीपक जैसे पति मिले। अरे मतलब मेहमानों के बारे में जो इतना सोचता है, वो तो अपनी बीवी को पलकों पर ही बिठा कर रखता होगा ना। क्या पूरी फैमिली मर गई? ठीक है, तो तुम अभी इतना बौखलाओ मत। मर्डर हुआ है तो पुलिस तो आएगी ही ना। ऐसा करो, तुम अंडरग्राउंड हो जाओ और तब तक इस शहर में मत आना जब तक हम ना बुलाएं। किसी काम के नहीं है मुस्टंडे, पैसा डुबा के ही मानेंगे। मैम, लोकल ज्वेलर से पता चला है कि वो केरला का डिजाइन। केरला पुलिस को फोटो भी भेज दी है। चेन बहुत ही महंगी है। अगर हमें कहीं से ये पता चल जाए कि वो चेन किसकी है तो शायद हमें कोई लीड मिले। प्रदीप, जिस तरीके से बॉडीज को प्लेस किया गया था उससे कोई पर्सनल एंगल लगता है। दीपक का सर पानी के अंदर, नीमा की बॉडी इतनी एक्सपोज्ड, ऐसे लगता है जैसे कोई खुन्नस खाया हुआ था। उन्हें देखना ही नहीं चाहता था। मैम, सॉरी गैंग के खिलाफ एविडेंस तो मिले हैं, पर मुझे भी ये एंगल पर्सनली लग रहा है। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि इतनी गरीब फैमिली को कोई टारगेट क्यों करे। सूर्य गैंग का कुछ और पता चला? एरिया में कई जगह दिखाई दिए, रेड अलर्ट जारी किया। मैम, प्रदीप, नीमा और दीपक का पर्सनल एंगल भी खंगालो, हो सकता है केस वहां से जुड़ा। नीमा, मेरी बात सुनना। मैं तू क्यों अपनी जिंदगी खराब करने पर तुली हुई है? अपने निकम्मे पति और बच्चे की बीमारी के बोझ तले अपनी जवानी मत गला नीमा। अरे छोड़ ये सब झमेला और भाग चल मेरे साथ। मैं तुझे कोई तकलीफ नहीं होने। हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ये सब बोलने की? ना तो मेरा पति निकम्मा है और ना ही मेरा बेटा मुझ पर बोझ है। वो जगह तू अपनी फैमिली पे, समझा ना? मेरे पति और मेरे बेटे से मैं बहुत प्यार करती हूँ। दोबारा से मुझे ये सब बातें बोली ना तो पुलिस में शिकायत कर दूंगी तेरी, और मोहल्ले में भी जीना दुश्वार कर दूंगी तेरा मैं। दीपक के घर की तरफ जाने वाली गली के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसमें ये सब कैप्चर हुआ है, और ये दीपक के घर से मेन रोड तक जाने का यही एक रास्ता है। प्रदीप, ये सोरी गैंग का तो नहीं लग रहा, पर ये लोग पीछे से भी तो आ सकते हैं ना। पीछे वाला रास्ता? वहाँ कोई सीसीटीवी नहीं मैम, मोहल्ले के अंदर जाने का यही एक रास्ता है। इस बैग पे जिम करो, पता करो इस डिजाइन और इस कंपनी के बैग कौन सी दुकानों में बेचे जाते हैं। मैडम, हॉस्पिटल के अकाउंट डिपार्टमेंट से पता चला है कि दीपक ने इलाज के लिए 4 लाख की पेमेंट की है। इसमें से 3 लाख कार्ड से और 1 लाख कैश पे किया है। दीपक या उसके परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे, फिर इतने पैसे अचानक से कहाँ से आ गए? मैं दीपक की बैंक स्टेटमेंट निकलवाता हूँ। दीपक या नीमा का कोई रिश्तेदार जहाँ पर गीता जा सकती हो? भागलपुर गांव में कुछ रिश्तेदार हैं, पर गीता वहाँ पर भी नहीं है। अगर वहाँ पर भी नहीं है तो बच्ची गई कहाँ? सेफ है भी या नहीं? मैंने दीपक के बैंक स्टेटमेंट को चेक किया, उससे क्लियर पता चलता है कि उसने हॉस्पिटल को 3 लाख रुपए कार्ड से पे किए थे, और ये पैसे किसी वैष्णवी ने उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। वैष्णवी? कौन है ये वैष्णवी? अरे आओ दरोगा, आओ। कहिए कैसे आना हुआ? आपने दीपक को 3 लाख रुपए दिए थे। अब क्या करूं दरोगा बाबू,
भलाई का काम ही नसीब में आया है। वक्त जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद कर देती हूँ। और दीपक को भी 3 लाख रुपए मैंने ही दिए थे, पर सब कुछ कानून के हिसाब से। वो क्या बोलते हैं उसको, बैंक ट्रांसफर। और जब वो पैसे नहीं लौटा पाया तो आपने वसूली के लिए किसी को भेजा था? आफ्ताब को भेजा था। और आपके उस आफ्ताब ने एग्जाम्पल सेट करने के चक्कर में उसको और उसके पूरे परिवार को ही मार दिया। दरोगा बाबू, अगर हम ऐसे ही लोगों को मारने लगे तो लोग हमसे पैसे क्यों लेंगे? 3 लाख रुपए दिए थे, कोई सिक्योरिटी नहीं रखी? सिक्योरिटी के तौर पे घर के पेपर दिए थे उसने। अब तुम बोलोगे उसके मकान के चक्कर में मैंने उसको मार दिया। तुम मेरा घर देखो और उसका मकान देखो। ये आफ्ताब का है? वो तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लखनऊ गया है घूमने। सर, मैंने वैष्णवी के बारे में सब कुछ पता कर लिया कि पैसों की वसूली के लिए आफ्ताब नाम का एक बंदा जाता है। हिस्ट्री शीटर है वो, और उस पर सेक्सुअल असॉल्ट के आरोप भी है। बेला ने भी यही कहा था कि दीपक के पीछे कोई लंबा चौड़ा पठान पड़ा था। हो सकता है ये पठान आफ्ताब ही हो। अपने खबरियों का अलर्ट करो, देखते ही आफ्ताब कब तक अंडरग्राउंड रहता है। सर, पर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब दीपक के घर में भारी गोल्ड की चेन थी तो उसने वैष्णवी से पैसे उधार क्यों लिए? बोल भैया जी, थोड़े पैसों की जरूरत थी मुझे। हर महीने पगार से काट लीजिएगा, और आप बोलोगे तो मैं ओवर टाइम भी कर लूंगा। हाँ बोल, कितने चाहिए? वो 4 से 5 लाख की जरूरत। क्या 4-5 लाख? भाई दिमाग ठीक है तेरा? 10-20 हज़ार की बात होती तो मैं सोचता भी। कुछ भी बोल रहा है। 4-5 लाख, चल जा अपना काम कर। 4-5 लाख? नहीं, तू चीटर है। मैंने चीटिंग नहीं की है सूरज। अरे मेरी रानी यही नहीं गई है। चीटिंग कर रही है तू, चीटर। क्यों शोर पापा मचा? ने बोला तू पीले पहले। तू चीटर है। सुनो मेरी बात। अरे चुप रहो। अब मैं तुमको सिखाऊंगा बिना चीटिंग के कैसे जीतते हैं। नीमा आओ बैठो। ये स्ट्राइकर है। इस ब्रूटल मर्डर केस में तकलीफों से गुजरता लेकिन हंसता खेलता परिवार उजड़ गया था, और इस अपराध को अंजाम देने वाले का कोई सुराग तक नहीं मिल रहा था। फिलहाल उस इलाके में लूटपाट करने वाला सोरी गैंग पुलिस के शक के घेरे में सबसे ऊपर था। लेकिन मुश्किल बात ये थी कि ये सिर्फ रॉबरी का केस नहीं था। दूसरी तरफ सूद पर पैसा देने वाली वैष्णवी थी, जिससे दीपक ने अपने बेटे के इलाज के लिए उधार में पैसे लिए थे और वो उसे लौटा नहीं पा रहा था। लेकिन क्या इन्हीं में से किसी ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था, या फिर कोई ऐसा भी था जो अभी तक पुलिस के शक से बाहर था? सच बता दो वरना और बुरा हाल करेंगे तुम लोगों का। सर कहा तो उस रात हमने उसी इलाके में चोरी की थी सर, लेकिन मर्डर वाली जगह पे हमारा ग्रुप चोरी करने नहीं गया था। हमने जहाँ चोरी की थी वो घर कई दिनों से बंद पड़ा था सर। सर सच बोल रहे हैं साहब। चोरी करते करते मर्डर भी करने लगे तुम लोग? ये दीपक और उसकी फैमिली को क्यों मारा? और ये बच्ची कहाँ है? सर इसी बच्ची को मैंने उस रात सड़क पे देखा था सर। यही बच्ची है सर, डरी हुई थी और भागी जा रही थी। मेहता, अगर ये लोग सही कह रहे हैं तो फिर तो गीता जिंदा होनी चाहिए, लेकिन वो है कहाँ? अकेले हो यहाँ? डरो मत, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है? मैं बेटा तुम्हारा नाम क्या है बताओ? गीता। तुम्हें भूख लगी होगी ना? बच्चे को जानते हो आप? अरे ये तो वही है ना, दूसरे वाली गली में रहती है। सुना है इसकी माँ का मोहल्ले में किसी लड़के के साथ लफड़ा था। किसके साथ? वो तो नहीं पता। कुछ तो बताओ यार, कहाँ जाती है कहाँ आती है? अरे मैंने सुना था तो बता दिया, बाकी आप मोहल्ले में जाके पूछ लीजिए किसी भी। हाँ मुन्ना बोल। मैडम पता चला है कि दीपक अपनी नौकरी से खुश नहीं था, क्योंकि उसका चक्कर पड़ोस को किसी लड़के के साथ चल रहा था। मुन्ना, तुम ये रोज रोज नई नई कहानियां मत सुनाओ, कोई सॉलिड एविडेंस और जानकारी हो तो बताओ। मैडम मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं उस लड़की की पूरी कुंडली निकाल कर आपके सामने रख दूंगा। कामकाज में ठीक था दीपक, पर सच तो यह है कि वो अपनी सैलरी से खुश नहीं था। अपने बेटे की बीमारी की वजह से उसकी पैसों की जरूरत थी भी बहुत ज्यादा। अब सर मुझे भी अपना धंधा रन करना है, किसी एक की सैलरी तो बढ़ा नहीं सकता।
बाकी लोगों को भी जवाब देना पड़ता। उसका यहाँ पर किसी के साथ कोई पंगा था? नहीं, ऐसा कभी कुछ सुना तो नहीं, पर हाँ सर, कुछ पता लगेगा तो आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से दीपक के सर पर किसी भारी चीज से वार करने की वजह से उसकी मौत हुई। मतलब ये केस नीमा से कनेक्टेड है? ऐसा भी हो सकता है कि कोई दीपक से नाराज हो, उससे बदला लेने का ये उसका तरीका। लेकिन इस सब के पीछे क्रिमिनल का मोटिव क्या था? मैडम, केरला से गोल्ड चेन की सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। वो गोल्ड चेन दरअसल में मुनी जमानी माला कहलाता है और ये स्पेसिफिक डिजाइन खोजी कोड़े में बनाई जाती है और खोजी कोड़े के जिस ज्वेलर ने बनाई थी उसी का इनिशियल एस उस पर था। यानी कि वो एस सूरज के लिए नहीं था। कुछ बताया उसने कि वो माला उसने किसके लिए बनाई थी? पिछले साल ही उसकी मौत हो गई थी, तब से वहाँ ऐसा कोई गहना नहीं बनाया गया। उसका एक बेटा था मैम, जो अब केरला में नहीं रहता, लेकिन पुलिस उसे ट्रैक कर रही है। मैम, बेनीपोर्ट ट्रिपल मर्डर केस में आरोपी कब पकड़ा जाएगा? देखिए मैडम, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी तक की जांच में हमारे सामने कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत नहीं आया है, पर हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किसी गरीब फैमिली को मारने के पीछे क्या वजह हो सकती है? I mean, इसके बाद क्या लोग अपने घरों में सुरक्षित महसूस करेंगे? देखिए, हमें पूरा भरोसा है कि कातिल जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन कातिल कौन हो सकता है? कोई सरफिरा या विकृत मानसिकता का इंसान। ऐसे लोग वारदात को अंजाम देने के बाद कहीं जाकर छिप जाते हैं, लेकिन औरतों और बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाला चाहे जहां भी छिपा हो, हम उसे ढूंढ निकालें। थैंक यू। लेकिन मैम, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप कह रही हैं, क्या आप उसे सच में पकड़ लेंगी? मुझे नहीं लगता है आपके पास कोई ठोस लीड है। हेलो, जिस केस की न्यूज़ तुम अपने चैनल पे चला रही हो ना, उस केस का कातिल मैं ही हूँ। क्या तुम मुझसे बात करना चाहोगे? हाँ, एक मिनट, आप बस लाइन पे रहिए। पहले कभी ना दिखाए जाने वाली न्यूज, आज की सबसे बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं। एक ऐसे अपराध की घटना जिसके बारे में देखना सुनना तो दूर, उसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मैम, आपने न्यूज़ देखा? नहीं, क्यों, क्या हुआ? मैंने वास से 2 बार उसके सर पर वार किया। वही वास जो उनके घर को बहुत खूबसूरत बना रहा था। और ये बेवकूफ़ पुलिस वाले मुझे छोड़ सूरी गैंग को ढूंढते रहे, जबकि मैं खुला घूम रहा था। तुम लोगों को क्या लगता है ये ऐसी निकम्मी पुलिस तुम लोगों की रक्षा करेगी? आपका नाम क्या है? नाम में क्या रखा है? मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये निकम्मे पुलिस वाले मुझे कभी नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि वो मुझ तक कभी पहुँच ही नहीं सकते। हर सोशल मीडिया पर सिर्फ इसी केस के चर्चे चल रहे हैं, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हें पता है इस केस को लेकर मुझ पर कितना प्रेशर है? आधी रात को उठकर आना पड़ा है मुझे। इस तरह से सोल्व करेंगे आप इस केस को? मिस गायत्री, 1 हफ्ते का टाइम है आपके पास, वरना अपने ट्रांसफर की तैयारी कर लीजिए। ओके सर, थैंक यू। आपको वो वीडियो कहाँ से मिला पूजा जी? वीडियो वो तो मुझे एक रिलायबल सोर्स से मिला था। अगर उस वीडियो के फुटेजेस में कोई भी छेड़छाड़ या टेम्परिंग की गई होगी तो उस कातिल के पकड़े जाने के बाद में आप भी नहीं बचेंगे। हमारे इन्वेस्टिगेशन में बाधा डालने के जुर्म में मैं आपको भी बिहाइंड द बार कर दूंगी। मुझे नहीं पता कि वो वीडियो ऑथेंटिक है या नहीं। मैंने तो बस, मुझे अपने घर के बाहर एक सीडी मिली थी और फिर मुझे किसी का कॉल आया था। आपके सेंसलेस जर्नलिज्म के कारण लोगों में कितनी दहशत भर गई है उस हत्याकांड को लेकर, लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने टीआरपी के बारे में सोचो। मेहता, सीडी इन से लेकर टेक्निकल टीम को भेज। वो सर, डैड सिर्फ अपने रॉयल और स्पेशल कस्टमर्स के लिए ऑर्डर पर ज्वेलरी बनाते। क्या ये चेन आपके यहाँ बनाई गई थी? सीरियल नंबर बताइए ना सर। जहाँ पे एस मार्क होगा ना सर, उसके नीचे देखिए ना। हाँ, R19/431। ओके सर, एक मिनट। ये चेन ना अलीगढ़ से शाजिया फरहान के ऑर्डर पे बनाई गई थी। रिकॉर्ड में पूरा एड्रेस और नंबर है, मैं आपको मैसेज करता हूँ सर। क्या ये चेन शाजिया की है? ये चेन तो शाजिया का ही है, पर आपको कहाँ से मिला? शाजिया कहाँ है? शाजिया अब नहीं रही। 15 दिन पहले उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई।
शाजिया की कोई फोटो है आपके पास? अभी ज्वेलरी के साथ उसे हमने दफन किया था। शाजिया के साथ ये बच्चा कौन है? ये हमारा नवाज है, शाजिया का बेटा। चैन की मिस्ट्री को सॉल्व करना पड़ेगा। एक काम करो मेहता, कोर्ट से ऑर्डर निकलवाओ। इस साजिया की बॉडी को निकलवाते हैं, एग्जामिन करते हैं। मैम, मुन्ना का फोन भी आया था। उसने बताया कि नीमा के मोहल्ले में एक लड़का रहता है कमल, वो नीमा को पसंद करता था। ले आओ उसे भी। कुछ मिला? डेड बॉडी पर एक भी ज्वेलरी नहीं है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। साहब मैं सच्ची कह रहा हूँ साहब, उस रात में अपनी चचेरी बहन की शादी में गया था। साहब आप चाहे तो रिश्तेदारों से भी पूछ सकते हैं, पूरी रात वही था। तेरी चचेरी बहन का एड्रेस दे। मैम, कमल ने बताया कि वो उस रात अपनी चचेरी बहन की शादी में गया हुआ। हमने चेक किया और मुन्ना का कहना है कि कमल का प्यार एक तरफा था, नीमा की तरफ से कुछ नहीं था। तुमने ये साजिया फरहान की फाइल पढ़ी मेहता? इसके साथ भी नेक्रोफिलिया हुआ था जैसे नीमा के साथ, और साजिया के साथ तो उसकी डेड बॉडी को कब्र से बाहर निकालकर बलात्कार किया गया। जर्नलिस्ट का क्या? मैम, किलर ने जर्नलिस्ट को जिस नंबर से फोन किया था वो फेक आईडी पर लिया गया था, वहां तो डेड एंड है। मेहता, इन सब के पीछे जो कोई भी है, ये सब कुछ प्लान किया है। वो ऑयल स्टैंड्स का प्लान करना, खाना जानबूझकर छोड़ना, नीमा के अफेयर वाली बात, दीपक के ऑफिस की प्रॉब्लम वाली बात, ये सब कुछ डेड एंड पर जाकर ठहर जाती। इसका मतलब इस केस की इन्वेस्टिगेशन को शुरू से ही गुमराह किया गया। वो क्राइम सीन सिर्फ और सिर्फ हमें मिसलीड करने के लिए क्रिएट किया गया था। क्या सच में इस हत्याकांड की जांच उस शातिर अपराधी के बिछाए जाल में उलझती जा रही थी? इन्वेस्टिगेशन में ये इशारा जरूर मिल रहा था बार बार कि जुर्म करने वाला एक नेक्रोफिलियाक है। अपराधी इतना शातिर था कि हर मिला हुआ सुराग अधूरा था। शहर के लोग दहशत में और पुलिस बेबस, बस एक लीड मिलने का इंतजार कर रहे थे सब। पापा, आपने फिर से पकड़ लिया। मेरा चुपकली इधर बैठा है, आजा बाहर। चल चल, अब मम्मी को ढूंढते, आजा। मम्मी 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 कहाँ छुपी है? ये पकड़ लिया। जिस दिन शाजिया की मौत हुई थी उस दिन शाजिया के घर पर कोई ज्वेलर आया था। शाजिया ने अपनी सहेली को फोन करके कहा था कि अगर उसे ज्वेलरी देखनी हो तो उसके घर आ जाए, क्योंकि वो ज्वेलर बहुत ही सस्ते दामों में ज्वेलरी बेच रहा था। हालांकि शाजिया की सहेली शाजिया के घर नहीं आई थी और शाम को जब शाजिया के पेरेंट्स घर आए तो उसकी मौत हो चुकी थी। लेकिन सवाल अभी भी वही है मेहता, क्या कातिल ने जानबूझकर ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया कि वो दीपक और नीमा को मारना चाहता था? उसका टारगेट आखिर कौन था, दीपक या नीमा? और फिर इसमें साजिया कहाँ फिट बैठती? मैम, यहाँ हत्या का मोटिव समझ में ही नहीं आ रहा है। वो बच्ची गीता भी नहीं मिल रही। सच कहूँ तो मुझे उस बच्चे की फिक्र होने लगी। पता नहीं ठीक होगी भी या नहीं। हेलो, ठीक है, मैं निकला। किसका ये? सब ये मेरा नहीं है, वो मैं माधव भैया के लिए डिलीवरी लेने आया था। माधव कौन? माधव पांडे? हाँ, वही फर्नीचर वाले माधव। दीपक के काम छोड़ने के बाद तूने शाजिया की लाश कब्र से निकाली और दीपक के घर जाकर क्राइम कर दिया। मैं किसी शाजिया फरहान को नहीं जानता। दीपक और उसकी फैमिली को कैसे मरवाया? सर, मैंने ना किसी को मारा ना मरवाया, क्योंकि सर मैं अच्छी तरह जानता था कि दीपक में कंप्लेंट करने की ना तो हिम्मत थी ना टाइम। सर वो तो अपने परिवार में परेशान था,
सर मैं एक बिजनेसमैन हूँ, कोई खूनी नहीं हूँ, सब कुछ मुझे जाने दो सर। क्या गीता का वहां भी कुछ नहीं पता चला? उस माधव ने कुछ कन्फेस किया? नहीं मैम, कट्टो का इलीगल बिजनेस से यही कन्फेस किया। उसका कहना है कि इस हत्या में उसका कोई हाथ नहीं है। चार्जशीट तैयार करो, इलीगल वेपन और ट्रैफिकिंग के केस में अंदर ही रहो। मैम कमल से भी कुछ निकल नहीं पा रहा है। वो उस रात अपनी चचेरी बहन की शादी में गया था और सुबह 6 बजे निकला था वहां से। जी क्या? ठीक है, हम आते हैं। क्या हुआ? मैम रसूलपुर में एक लड़की मिली है जिसकी डिटेल्स गीता की डिटेल से मैच करती है। आ रही हूँ बाबा। गीता का कौन गीता? मैडम आप ऐसे अंदर कैसे जा रहे हैं? सही यहाँ ढूंढो। मैं कह रही हूँ ना वहाँ कुछ नहीं है। आप ऐसे कैसे किसी के घर में घुस सकते हैं? मैं बोल रही हूँ ना सर, मैडम मैं बोल रही हूँ ना यहाँ पर कुछ भी नहीं है। कौन कौन रहते हैं यहाँ पे? मैं और मेरा पति। मैडम देखिए आप जाइए यहाँ से। चप्पल तो किसी बच्ची की लगती है। मैंने कहा ना यहाँ कोई बच्ची नहीं है। एक तो आप बिना किसी परमिशन के मेरे घर में घुस आए हैं और ऊपर से मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं। आप जाइए यहाँ से। मैडम वहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ कपड़े हैं। हाँ तो देखने दो। बेटा बाहर आओ, डरो मत। हमें ना किसने किडनैप किया इसे? तूने किडनैप किया? तेरे पति ने? आओ। मैडम मेरा कोई बच्चा नहीं है, मैं माँ नहीं बन सकती। इसलिए जब मैंने गीता को देखा तो मेरा मन नहीं माना और मैं अपने साथ अपने घर ले आई। हमारे पास बहुत पैसा है लेकिन मेरा पति शराबी है, इसलिए मैंने गीता के बारे में अब तक उन्हें कुछ नहीं बताया। पता नहीं गीता किसी भी आदमी को देखती है तो ऐसे डर जाती है कि अलमारी में जाके छुप जाती है। अगर ऐसी बात है तो तुमने पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? हम पिछले 15-20 दिनों से इस बच्ची की तस्वीर लेकर यहाँ वहाँ ढूंढ रहे। मैंने न्यूज़ में देखा था कि मर्डरर ने किस तरीके से आप लोगों को चैलेंज किया था। मुझे गीता की जान की चिंता है, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। हाँ लेकिन गीता ने अपने माँ बाप के कातिल को देखा है। गीता बेटा डरो मत, याद करो और बताओ उस रात क्या हुआ था, क्या देखा था तुमने? मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, उसे सिर्फ पीठी नजर आ रही थी और वो बार बार अपने हाथों पे ऐसे खुजा रहा था। और कुछ चीज, कुछ और देखा हो तुमने? कुछ याद है तुम्हें? हाँ, उसने अपने कान में बाली पहनी थी। वरना वो आदमी बार बार खुजली करता था, कान में बाली पहनता था। क्राइम सीन पर उसने ड्रिंक भी किया था, शायद अल्कोहलिक हो। ऐसे किसी भी आदमी के बारे में चारों तरफ पता करो, ढूंढो उसे। ठीक है? अच्छा मुन्ना, तुमने एक बार नीमा के अफेयर के बारे में बात बताई, पर आगे कोई लीड नहीं दी। कि बच्चे को जानते हो आप? देखो भाई, लड़की के बारे में कुछ मालूम नहीं मुझे। माँ के बारे में पूछोगे तो मोहल्ले में कोई भी तब वो खुजली करते जा रहा था और मेरे को नीमा के बारे में बता रहा था। तुमने उसे देखा था? स्केच बनवा सकते हो? हाँ साहब, कोशिश करूंगा। मर्डर के दूसरे दिन ही वो हमारी आंखों के सामने था, हमें मिसलीड करता रहा और हम उसे नहीं पहचान पाए। आज की तारीख में हमारे पास केवल उसका स्केच है और हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। हेलो, क्या? कहाँ? कोलकाता? आप मुझे फैक्स कर सकते हैं? जी प्लीज नोट डाउन द नंबर 44344610। कोलकाता में भी आज से 2 साल पहले नेक्रोफेलिया का केस हुआ था, वहां भी विक्टिम का बेटा गायब। मैडम, कोलकाता पुलिस हेडक्वार्टर से फैक्स आया है। विक्टिम का नाम मौसमी,
उसे मारने के 2 दिन बाद तक उसकी डेड बॉडी के साथ बलात्कार किया गया था। उसका 12 साल का बेटा था। आखिरी बार वो खुर्जा में देखा गया। इस मामले में भी सस्पेक्ट एक साड़ी बेचने वाला था जो अक्सर मौसमी से मिलने आया करता था, क्योंकि मौसमी को नई डिजाइन की साड़ियों का शौक था और वो उसकी कमजोरी थी। ये वही स्केच वाला है शायद, जिसके शिकार सारी औरतें और उनके बच्चे हुए। लेकिन मैम ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। ये भी तो हो सकता है कि इस बार कोई कोइंसिडेंस ना हो, उसकी मोडस ऑपरेंडिंग ही ऐसी हो। वो पहले औरतों की कमजोरी का पता लगाता हो, उसके बाद में उन्हें अपना शिकार बनाता हो। लेकिन नीमा की वीकनेस क्या थी? सूरज और उसके इलाज में लगने वाली महंगी दवाइयाँ। मेहता, एविडेंस में जो हमने दवाइयाँ रखी थी, पता करो दवाइयाँ कहाँ से लाई गई थी। क्या ये मेडिसिन आपके स्टोर की है? हाँ, ये मेडिसिन हमारे स्टोर की। क्या तुमने कभी इस आदमी को देखा है? हाँ, शायद ये आदमी हमारे स्टोर पे मेडिसिन लेने आया था। हाँ, याद आया। उसने बताया था कि वो अलीगढ़ हॉस्पिटल में वार्ड बॉय है। अरे सूरज, सूरज, मना किया ना तुझे, कभी सुनता नहीं है मेरी बात। ऊपर कर पैर। अभी ज्यादा बीमार हो गया तो फिर फुटबॉलर नहीं बनना तुझे। डॉक्टर सर की बात सुनता है ना मेरी बात सुनता है। डॉक्टर साहब को कुछ भी बोले, ऐसे कई सारे पेशेंट्स हैं जो अपने बुढ़ापे तक भरपूर जीते हैं। आप बस इलाज चलने दो। दवाइयाँ इतनी महंगी है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बेचने के लिए भी नहीं बचा अब तो हम लोगों के पास। मैं एक आदमी को जानता हूँ जो ऐसे बीमारियों की दवाई आधे से भी कम दाम में देता है। आप चाहो तो मैं आपको दिलवा सकता हूँ। हाँ हाँ, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा हम लोगों के ऊपर। कल सुबह ही मैं दवाई लेके आता हूँ। आप अपना एड्रेस दीजिए। जी देती हूँ। चेक करो। ये नीमा और उसकी फैमिली, इसने जिस जिसको मारा उनकी निशानी अपने पास रख ली। पता नहीं और कितनों को मारा होगा इसने। गिनते रहिए साहब, बहुत है। किसे ढूंढ रहे थे? मुझे? बहुत ज्यादा वक्त नहीं लग गया आपको मुझे ढूंढने में, जबकि मैंने बहुत सारे सुराग छोड़ दिए। जहां जाता था वहां सुराग छोड़ता था। ऐसा करेंगे तो कैसा चलेगा साहब? नहीं 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 नहीं, मारोगे तो कुछ भी नहीं बताऊंगा, ऐसे सब कुछ बता दूंगा। कैमरा में देख के बोलना है या फिर आपको देख के? तू ऑन कैमरा मार खाएगा या ऑफ कैमरा? मैडम ये मत समझना कि आप लोगों ने मुझे पकड़ा है। मैंने खुद पुलिस को ये चांस दिया कि वो मुझे ढूंढ ले। दरअसल अब मैं भी चाहता हूँ कि पूरी दुनिया को मेरी कहानी पता चलनी चाहिए। उनको पता चलना चाहिए कि मैं कोई शिकारी नहीं हूँ, बल्कि खुद शिकार हुआ हूँ। मुझ पर भी जुल्म हुए हैं, मैं भी विक्टिम हूँ। इसीलिए तूने एक के बाद एक मर्डर किया, उन लोगों का भी जिनका कोई कसूर नहीं। क्या बिगाड़ा था उन लोगों ने? आपके बाल भी सीधे हैं क्या? हाँ, मैं भी सीधी और मेरे बाल भी, पर जलेबी की तरह। तू ये बता कि सूरज और नीमा ने तेरा क्या बिगाड़ा? मैंने तो उसकी मदद करी है। कैसे डांट रही थी उसे? मना किया ना तुझे, क्यों उतर रहा है बेड से? कभी सुनता नहीं है मेरी बात। बेटा क्या हुआ? रो क्यों रहा है? ऐसा कर, जी भर के रो ले। रोने से ना जी हल्का हो जाएगा। वैसे भी रोने से कोई नामर्द थोड़ी हो जाता है। और तू तो मेरी बहादुर लड़की है ना? मामी, लड़की जैसे रहना अच्छा नहीं लगता। तू एक लड़की है। नहीं माँ, मैं एक लड़का हूँ और रोज ऐसी लड़कियों की तरह सजूंगा नहीं। तू लड़की है और लड़की की तरह ही रहेगा, और तुझे रोज सजना पड़ेगा, समझा? मैं लड़कियों की तरह नहीं सजूंगा।
बहुत सुन ली तेरी कहानी। अब ये बता कि ये सब तूने क्यों किया? कोई अपने बच्चों को डांटे, उन पर अपना हक जमाए, उनको तकलीफ दे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और मैडम, ये सभी औरतें वही कर रही थी। मुझे जितना तुझ पर गुस्सा आ रहा है ना, उससे कहीं ज्यादा तरस आ रहा है। जिस माँ की जातियों और परवरिश की तू बात कर रहा है ना, तू बिल्कुल उसके जैसा बन गया। मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि तुझे ऐसी कड़ी से कड़ी सजा मिले ना कि दूसरा कोई तुझ जैसा ना बने। नवीन पूरी दुनिया को ये बताना चाहता था कि उसके साथ कितना अन्याय हुआ था। उसे ये लगता था कि वो शिकारी नहीं, वो खुद शिकार है। जबकि सच्चाई ये है कि एक मानसिक आघात ने उसे नेक्रोफिलियाक बना दिया था। उसने जो किया था वो कोई मामूली अपराध नहीं था। महिलाओं के प्रति भारी नफरत ने उसे अंधा बना दिया था और प्रतिघात में वो मासूम औरतों पर हमला करता था। अपने ऊपर हुए घात से उबरकर सही दिशा में बढ़ना ही इंसानियत है। यही फर्क है एक अच्छे नागरिक और एक अपराधी के बीच में। आप अपनी हर प्रतिक्रिया में नैतिकता को याद रखें। इस आशा के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया अब लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी एक नई सच्ची कहानी के साथ। आप देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.